चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नए बैच में कोई है इनको क्वेश्चन पूछना है या फिर कोई भी पूछ सकते हैं आज? बैच में भी नहीं है। मंजरी जी आपको पूछना है? हाँ पूछना है सर। हाँ ठीक सर एक तो ये पूछना था कि 2-3 केसेस एलर्जी के चल रहे हैं, तो हाँ। एलर्जी में हम इम्यून सिस्टम में क्या कर सकते हैं? मतलब मैं जनरली प्रो इन्फ्लामेटरी इंटरल्यूकिन्स को सेडेट हेट्रो कर रही हूँ और एंटी इन्फ्लामेटरी इंटरल्यूकिन्स को टोन हेट्रो कर रही हूँ। एंड इफ मेरे को लग रहा है कि वायरल इन्फेक्शन कुछ दिख रहा या बैक्टीरियल, तो एएमपी को ऐड करा। लेकिन जैसे स्किन एलर्जी है तो उसमें तो एएमपी का कुछ काम है नहीं, और गट हेल्थ के लिए आईएलसी एंटोनी। गट हेल्थ के लिए देखिए, ऑटो इम्यून के लिए मैं एक क्लास लेने वाला हूँ आप लोगों के लिए जनवरी 1 वीक में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। मैं बोला ऑटो इम्यूनिटी के लिए और ये एलर्जी कंडीशन के लिए मैं एक क्लास लूंगा आप लोगों के लिए, इम्यून सिस्टम ग्रुप के लिए और पैथोफिजियो ग्रुप के लिए। बट एक चीज समझ लीजिए कि जहाँ गट का इशू आ रहा है वहाँ पे इंटरनल हीट चक्रा को और डायजेस्टिव पेनक्रियाज को ऐड करिए। अभी मैं ऐड कर रहा हूँ तो उससे अच्छे रिजल्ट है। कोई भी गट के इशू के लिए आप डाइजेस्टिव पेंक्रियाज, इंटरनल हीट चक्रा लूनर से दोनों एक ही ज्वाइंट पे आएगा, तो उसको ऐड करिए साथ में। सर दोनों में हेट्रोटोन करना है? हाँ दोनों में हेट्रोटोन। कितने सीटिंग तक? 4-5 सेशन करिए, उसमें आपको रिजल्ट दिखेगा। जैसे किसी को शरीर में कभी भी दाने आ जाते हैं। देखिए क्या है, कोई भी ऑटो इम्यूनिटी या फिर एलर्जी की जो कंडीशन आती है ना, सर आज आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मतलब बहुत स्लो आ रही है। सर आपकी आवाज ठीक से नहीं है। नो सर, अभी भी ठीक है। हमारे गांव से बहुत कुछ है। बाकी लोग म्यूट करके रखें, नहीं तो राकेश जी म्यूट करके रखिए अपने आप। जिनको क्वेश्चन नहीं पूछना प्लीज म्यूट करके रखें। बैकग्राउंड म्यूजिक ना है। एक मिनट में चेक करता हूँ। अभी कैसा है? अभी ठीक है। वो कभी कभी एकदम से फिर वापस स्लो हो जा रही। अभी आपने बोला अच्छी है तो अच्छी आ रही। तो माइक दूर हो रहा है और सबसे रिवॉर्डिंग पार्ट है। राकेश जी कौन है? राकेश जी मैं म्यूट सबको कर देता हूँ जिनको क्वेश्चन पूछना होगा। एक मिनट। एक बार हैंड रेज करिएगा मनीषा जी, जिनको क्वेश्चन पूछना होगा हैंड रेज करेंगे। अभी आवाज क्लियर है? ठीक है। स्किन एलर्जी है तो आपने ये 2 चीज ऐड करने बोला। हाँ, होता क्या है ना कि ये गट का और इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा अपने आप में रोल है। तो गट को ठीक करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको ये दोनों ऐड करने बोल रहा हूँ। बाकी जो आप इम्यून सिस्टम ऐड कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखिए। साथ में ये 2 ऐड करके देखिए, फिर मुझे 1 वीक में बताइए, फिर नेक्स्ट वीक में बताता हूँ, देखते हैं क्या। अच्छा सर, प्रो इन्फ्लामेटरी और एंटी इन्फ्लामेटरी ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है, नहीं हुआ तो रेगुलेटरी सेल्स को भी टोन कर सकते हैं आप। हाँ आज मैंने किया था वो। हाँ। और एक है जिसको साइनस वाली एलर्जी होती है, उसमें क्या करना चाहिए? साइनस उसमें में भी भी मैंने एंटी इन्फ्लेमेटरी ऐड किया था। हाँ, एंटी इंफ्लेमेटरी, रेगुलेटरी को और एएमपी को भी इसमें कर सकते हैं आप। मतलब जिनको थोड़ा सा भी डस्ट गया या फिर स्मेल गया। हाँ हाँ हाँ। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एएमपी और क्या बोला आपने? रेगुलेटरी सेल्स। ये तो जनरली मैं सर करती हूँ। हाँ हाँ। ये 3 पे ही ज्यादा जनरली काम करती हूँ मैं। बाकी साथ में कॉन्स्टिट्यूशन और लास्ट मीटिंग में जो बात हाँ हुई सर, थी उसका ब्रांच कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कर।
ब्रांच हाँ ब्रांच कॉन्स्टिट्यूशन। और एक पूछना था सर, ब्रांच में जैसे हम लोग आपके वीडियो में देखा था कि म्यूकस मेम्ब्रेन में फिर एलर्जी को रेंट करना, बट इफ अगर somebody has नहीं, अगर हाँ। एलर्जी है तो, अगर एलर्जी नहीं है तो सीधे म्यूकस मेम्ब्रेन का आप कॉन्स्टिट्यूशन बना के उसके ऊपर भी कर। नहीं, these people are saying that कि we have allergy to हाँ तो dust फिर है। तो फिर एलर्जी को रेंट करके फिर उसके ऊपर काम करें। तो पहले म्यूकस मेम्ब्रेन में पहुंच के फिर विंड को हाँ। रेंट करना, हाँ हाँ उसके बाद फिर ये कोल्डनेस, ड्राइनेस और विंड। हाँ। एक जने को 3 चीज से एलर्जी है, स्मेल से भी है, कोल्डनेस से भी है और डस्ट से भी है। तो फिर ये फिगर बना के करना। हाँ हाँ तो कोई भी एलर्जी के केस में पहले ये एलर्जी को Clear. रेंट करना। हाँ हाँ। ठीक है सर, ओके सर। और किसी को क्वेश्चन तो हैंड रेज करिए। राहुल जी, आपने क्या बताया? कोई क्वेश्चन नहीं है? और सर एक और क्वेश्चन पूछ रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो मोस्टली आधे से ज्यादा लोगों का आहावीन कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। ये थोड़ा कॉमन है इंडिया में। अच्छा। काफी कॉमन। और वो ऐसा लगता है कि हाँ ये तो ठीक बन गया। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अलग अलग भी आता है, फिर यूनिट पे भी नहीं काम करना अलग रहता है। आता है वो, हाँ। पूछते हैं बट ये क्वेश्चन। कॉमन है, थोड़ा कॉमन है। प्लस क्या है ना, एरिया वाइज भी डिपेंड करता है। जैसे बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशन कुछ मिलेगा आपको, हैदराबाद में कुछ मिलेगा, कुछ ज्यादा लोकेलिटी की वजह से, फूड हैबिट की वजह से भी, जहाँ ह्यूमिडिटी है, कहीं ड्राइनेस क्लाइमेट है, इस तरह से आपको कहीं कुछ लोकल एरिया में कुछ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिलेगा। और सर जिनको स्किन में बहुत ड्राइनेस रहती है, तो हम लोग उसमें उनको आहा ड्राइनेस पे काम करना या यूनिट ड्राइनेस पे काम करना? नहीं, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है आपको इंडिविजुअल में भी काम करना पड़े और यूनिट पे। अगर जनरली यूनिट ड्राइनेस अगर क्रॉनिक होता है तो यूनिट ड्राइनेस पे करना। नहीं जैसे पूरी बॉडी की स्किन सूख रही हाँ है। हाँ, तो ये यूनिट पे होगा। मतलब अगर जनरलाइज है तो यूनिट का कंडीशन, अगर लोकलाइज होता है तो वो इंडिविजुअल की भी कंडीशन रह सकती है। बट अगर जनरलाइज है तो वो मैक्सिमम चांस है यूनिट ड्राइनेस पे होता है, यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे पैरों में भी कट हो रहा है, हाथ में भी कट हो रहा है, हाँ हाँ हाँ, यूनिट पे। तो अभी मैं यूनिट। रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था, उनको हर विंटर में बहुत वो कट हो जाते थे ड्राइनेस की वजह से। अभी विंटर में ठीक है, तो मैंने यूनिट पे ही कहा। हाँ मीनू जी, पूछिए आप। मीनू जी, अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। यस सर, स्माइल हाँ जी, इवनिंग सर। पहले। सर वैसे तो मैं ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं हूँ, बट मेरी ना बिटिया की फ्रेंड है, शी इज 12.5 13 इयर्स ओल्ड बच्चे हैं। दे बोथ, शी तो डायग्नोज्ड विद नॉक्ड नी प्रॉब्लम, और मेरी बिटिया में भी थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। मैंने अभी कराया नहीं है कोई चेकअप उसका, तो हाउ कैन आई हेल्प देम? सबसे पहले तो विटामिन दे डी हैव चेक कराइए। विटामिन डी चेक कराया सबसे पहले। सबसे वो तो मैक्सिमम चांस है विटामिन डी लो है। ओके, क्योंकि उस बच्चे का तो मूवमेंट काफी इम्पेयर है हाँ, और काफी विटामिन डी चेक सिम्टम्स करना दिख होगा। रहे हैं। हाँ, और मैक्सिमम चांस है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्विन ज्यादा हो, आर्विन एंड आर कोल्डनेस डोमिनेंट हो बच्चे में। ओके, और हाँ, साथ में एक्सरसाइज। साथ में एक्सरसाइज। ओके,
ठीक है सर, थैंक यू सर। प्रैक्टिस क्यों नहीं, प्रैक्टिस करिए आप, इतना आपने सीखा है तो। सर पता नहीं मेरा अभी फियर लेवल खत्म नहीं कर पा रही अपना, या शायद कह सकते हैं पहले से मैं खुद को बेटर कर लिया है काफी, पर अभी फुल हीलिंग नहीं हुई है ना, तो अभी डर लगता है। हाँ नहीं ठीक है, ये बात भी सही है, अपनी एनर्जी को पहले हार्मोनाइज करिए, फिर अपने ऊपर एनर्जी काम कर एक्सचेंज रही हूँ। हो। एग्जैक्ट सही है, बात भी सही है, पहले खुद को हील करना फिर आप दूसरे को हील करना। एग्जैक्टली सर, बट पहले से तो मैं बहुत बेटर हूँ सर, थैंक यू सो मच। नहीं पूरे तरह से हील होके फिर एक अच्छा आप ट्रेनिंग के रन एक अच्छे हीलर की तरह प्रेजेंट करना अपने आप को। सर मैं पढ़ तो रही हूँ आपके साथ, बट याद नहीं रहता ज्यादा, पर फिर जुड़ जाती हूँ कि चलो कुछ तो सीखने को मिलेगा। नहीं तो करिए, अच्छा है, आप जुड़े रहिए और आगे बढ़िए। स्टॉक स्पिरिट स्पिरिट हाई है सर, लर्निंग स्किल्स पुअर है, मेमोरी पुअर है। नहीं बहुत अच्छा है, आपका कॉन्सियसनेस बहुत अच्छा है, ठीक है, इससे मैं बोलता हूँ आपकी एनर्जी अच्छी है, ठीक हो जाइए फिर सर लोगों पर को हेल्प करिए। सिर्फ कॉन्शियसनेस से हीलिंग नहीं होगा ना, नहीं ठीक है, पढ़ना भी तो नॉलेज, पड़ेगा। हाँ तो मेरे को तो लगता है कि डाउनलोड ही आएगा ना, जब तभी याद होगा सब कुछ। हो जाए। वो वाला प्रैक्टिस जारी है, किताबें की तरफ कम ध्यान जाता। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं अच्छा है, अभी ठीक है, अभी ठीक है सर। फोन का अच्छा fine है। हाँ नीरज जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी हाँ सर। जी बोलिए। सर हाँ जी बोलिए। अभी सर अभी जैसे ड्राइनेस के बारे में बात हो रही थी हाँ जी सर, जैसे ड्राइनेस के केस में ज्यादातर मैंने देखा है केसेस आते हैं फुल स्काल्प में ड्राइनेस रहती है, स्पेशली बैक ऑफ द नेक जहाँ पे यूबी मेरिडियन रहते हैं वहाँ पैच बन जाते हैं। सर उस केस में हम लोग कैसे जा सकते हैं? सबसे पहले उनका अगर इस एरिया में जहाँ फोल्डिंग्स होते हैं ना, नेक पे, एल्बो पे, यहाँ पे अगर ब्लैक पिगमेंटेशन आ रहा है स्किन में, तो हाँ सर, जिनका भी आ रहा है, पैच हाँ लाइक सोराइसिस जैसा होता है ना, सोराइसिस हाँ जैसे हाँ पैच हो हाँ, जाते तो हैं, उनका इंसुलिन जरूर स्पेशली चेक कराइए। यूबी मेरिडियन के अराउंड। हाँ तो इंसुलिन पहले जरूर चेक कराइए। ओके। इंसुलिन रेसिस्टेंस हो सकता है, अगर इंसुलिन हाई आ रहा है और इंसुलिन रेसिस्टेंस आता है, तो इंसुलिन रेसिस्टेंस जनरली ह्यूमिडिटी एंड ड्राइनेस लग रहा है, ड्राइनेस अगर इंसुलिन रेसिस्टेंस है तो ये मैं ब्लड के क्लास में और डायबिटीज के क्लास में एक्सप्लेन सर करूँ। ये तो यंग बच्ची है, हाँ अराउंड यंग मेरे 14 पास 15। 12 साल का एक बच्चा आया था वो, सर ये तब आए थे जब ये 4-5 इयर्स की थी, स्कूल में हाँ टीचर के बच्चे को प्रॉब्लम थी तो उसने इनकी मदर को बोला कि आप वहाँ लेकर जाइए। अब वो थोड़ी बड़ी हुई है तो अगेन उसको ये प्रॉब्लम आ गई, पहले वो ठीक हो गई थी। तो मैं नहीं मैं देखती हूँ कि तो स्पेशली चेक करा लीजिए, ड्राइनेस ब्लड चेक, एरिया हाँ जैसे नहीं मे बी ड्राइनेस टाइप तो है ही, 2 है। सर हो टाइप सकता है, 2 हो सकता है हो सकता क्योंकि है, हो यूबी सकता यूबी मेरिडियन के है, अराउंड उसको ज्यादा बिल्कुल सही है, प्रॉब्लम होती डायग्नोसिस है। आप सही है, बिल्कुल हो सकता तो मतलब आप फिर टाइप 2 में जाके एंड अकॉर्डिंगली इफ आई है। गिव। हाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसमें ड्राइनेस चेक करना होगा, बट कॉज भी फाइंड आउट करना है, ड्राइनेस क्यों आ रही है, इतने कम एज में ड्राइनेस नहीं आनी चाहिए, अगर ड्राइनेस आ रही है तो हमें फाइंड आउट करना होगा कि क्या रीजन क्या है। तो सर गर्ल है और इसमें इंसुलिन पीरियड्स की रेसिस्टेंस भी होने से प्रॉब्लम है, छोटे ओवरवेट हो बच्चे में रही आ रहा है। है, 12-13 साल के बच्चों में आ रहा है, हमने फाइंड आउट किया पीपी इंसुलिन वर्स 300, हाँ, तो वो डायबिटिक होने वाले हैं, अभी उनका शुगर नॉर्मल रहेगा, बट हो सकता है आजकल बच्चों में आ रहा है बिकॉज ऑफ डाइट एंड लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल हो रहा है, और स्ट्रेस भी बच्चों में काफी ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है, तो ब्लड बेटर है चेक करा लेना, चेक करा लेने से क्या होता है थोड़ा सा क्लियर हो जाती है डायग्नोसिस, ठीक है, अगर इंसुलिन रेसिस्टेंस है तो फिर उसके ऊपर हमें काम करना होगा, उनके डाइट के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन से ह्यूमिडिटी एंड ड्राइनेस क्रिएट करना होगा, साथ में लीवर एसआई के ऊपर काम करना होगा, ये जो भी हमारा प्रोटोकॉल रहेगा उसके ऊपर काम करेंगे तो ये अपने आप ठीक है। ओके। पर सर एक और केस था, मतलब शी इज एन एज्ड अराउंड 80 प्लस की एक लेडी अभी आई थी, उनको एक ईएनटी सर्जन ने भेजा था, जैसे ही वो हेड नीचे करती है तो साइनस जैसे पानी बहने लग जाता है। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका सीएसएफ ज्यादा है, तो सर्जरी क्योंकि 80 प्लस है तो उतना रिस्की फेस था, तो उन्होंने फिर मेरे पास भेजा क्योंकि उन्होंने बोला एलोपैथिक में हमारे पास इसका ट्रीटमेंट नहीं है। विद मेडिसिन उनका अब रनिंग नोज कुछ कम है, बट क्या मैं अगर रोक ट्राई करूँ तो कैसे प्रोसीड करूँ?
उस केस में। कोई रिपोर्ट है स्कैन की? सर वो मैं मंगवा दूंगी, क्लिनिक में होगी जरूर मेरे पास, बट एज पर दैट यहाँ BLK में डॉक्टर को सर्जरी रिकमेंड करी, बट 20 डेज के ट्रीटमेंट में अब उनका रनिंग नोज काफी कम है, तो इसका सिर्फ इम्प्रूवमेंट है मेडिसिन तो करने हाँ, दो। अब डॉक्टर तो कह रहे हैं ठीक चल रहा है, बट मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या मुझे साथ में उनको बोलना चाहिए कि मैं ये ट्राई करूं। सर नहीं अभी बिल्कुल मुझे बिल्कुल, अगर समझ नहीं इम्प्रूवमेंट आता। है तो इसको कंटिन्यू करिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन से कोल्डनेस नहीं नहीं, रिलेट करने के आयुर्वेदा तो चल रहा है, बट मतलब हाँ, उसमें सुजोक को कैसे ऐड ऑन नहीं कैसे करूं, वो नहीं मुझे नहीं, समझ कॉन्स्टिट्यूशन आता। से पहले कोल्डनेस क्रिएट करिए, फिर बाद में जाके म्यूकस मेम्ब्रेन में, नोज में जाके म्यूकस मेम्ब्रेन से कोल्डनेस क्रिएट करके देखिए। ओके ओके ओके। साथ में इम्यून सिस्टम ऐड करिएगा, रेगुलेटरी सेल, एंटी इंफ्लेमेटरी सेल। तो अभी मैंने इम्यून नहीं पढ़ा, अभी मैं ट्रायोरिजन और 6 की ट्राई कर रही हूँ। अभी ट्रायोरिजन पे क्लासेस रिपीट से सुन रही हूँ सर। ठीक तो ठीक है, इतना अभी इतना ऐड करिए, ट्राई, फिर नहीं होता तो बताइए। ठीक है सर, थैंक यू। सुनीता जी अपने आप को म्यूट करिए। यस सर, स्माइली इवनिंग सर। हाँ जी सर। सर ये मुंह में ना सर, जैसे लोअर लिप है ना, उसके अंदर की तरफ सर ब्लिस्टर्स हैं, तो सर उसके लिए हम ये जो अभी आपने एलर्जी का बताया था सर, इसमें ये कर सकते हैं रेगुलेटरी सेल्स और एंटी हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर इंफ्लेमेटरी? सकते हैं। और जब माउथ अल्सर अल्सर से जैसे हो रहे हैं ना, यस सर, लोअर लिप में नीचे की तरफ एंड सर लिप्स पे हाँ भी स्वेलिंग आ जाती है। हाँ, अल्सर है, इसका मतलब देखिए मैक्सिमम चांस है गट में भी अल्सर हो, तो आपको जी गट के ऊपर डायग्नोज करना होगा कि लो एसिडिटी तो नहीं है, इंडाइजेशन तो नहीं है, B12 की डेफिशिएंसी से भी होता है। बट B12 की अगेन डेफिशिएंसी गट पे एब्जॉर्प्शन नहीं होने की वजह से होता है। तो यस सर। B12 आप एक बार के लिए दे सकते हैं, अगर कम है तो ब्लड चेकअप करके, बट आपको गट को हील करना होगा, तो फिर इसमें इंटरनल हीट चक्र, डायलिसिस, पेनक्रियास दोनों को आप कर सकते इंटरनल हीट चक्र पे सर हैं। गैस्ट्रोटोम? इंटरनल हीट चक्र लूनर से वो भी जी ऐड कर सर, सकते हाँ जी सर, ठीक है ठीक। और सर ये कितने बार सिटिंग्स देंगे सर इसमें, ये इम्यून हैं। सिस्टम वाले? ऑल्टरनेट देते हैं। ठीक है सर, 4 सिटिंग सर? हाँ, 4 देते हैं। थैंक यू। श्रद्धा जी पूछिए आप। सर स्माइल इवनिंग सर। हाँ जी सर। सर मुझे एक तो ये पूछना था कि मेरी बेटी का ना साइनस टाइप का कुछ सिम्टम्स है, 1 हफ्ते से उसका ठीक ही नहीं हो रहा सर। मैंने क्वेश्चन भी पूछा था ग्रुप में कि उसका मैं मतलब ब्लैडर सॉरी कोल्डनेस सेडेट करूँ या उसका हाँ जी, राइट राइट। हाँ हाँ, हाँ, तो मैंने एक्चुअली उसका कोल्डनेस मुझे टाइप 2 लगा उसका, तो मैंने उसका GB सिडेट किया, लेकिन उसको कुछ खास फायदा नहीं हुआ। और ना उसका मतलब शाम होते होते ना फेस पे हेवीनेस आ जाता है और हल्का हल्का पेन भी होता है साइड में, एंड कोल्ड मतलब नोज में ना उसका ब्लॉकेज सेंसेशन सा है, स्टफी टाइप। क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उनका? सर उसका कॉन्स्टिट्यूशन तो मुझे समझ ही नहीं आता। अच्छा, आपने डायरेक्ट ब्रांच में किया था? हाँ, मैंने तो बस ये ऐसे ही उसके राइट हैंड में GB मतलब मिडिल फिंगर में जो है ना कलर लगा दिया था GB नहीं नहीं, सिडेशन ऐसे का। नहीं करते। अगर इसीलिए बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज निकालिए, और अपना अच्छा, अपने ये फैमिली इतना मेंबर का तो कॉन्स्टिट्यूशन तो जरूर जान के रखिए, ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो कॉन्स्टिट्यूशन मालूम होने से आप इमीडिएट टेक केयर कर सकते ओके। हैं। हाँ। लेकिन अच्छा, ये एक्यूट उसका कंडीशन मतलब में हमेशा हमेशा नहीं रहता है, लेकिन सर जब उसको होता है ना तो जल्दी से ठीक ही नहीं होता है। उसकी विटामिन D डेफिशिएंट है, एक तो ये प्रॉब्लम है। मैंने पूरा आपने ब्लड टेस्ट करवाया विटामिन डी तो दिया आपने? हाँ, दे भी दिया उसको, अभी 60,000 वाला परसों दिया उसको मैंने। एज क्या है? 15 ईयर्स है सर। हाँ तो ठीक है, 60,000 ठीक है, तो 4 दिन दे दीजिएगा। अच्छा, लगातार दे दूं? हाँ कितना आया विटामिन डी? सर उसका कुछ ऐसे 16 आया है। हाँ, 4 दिन लगातार दे दीजिए। ओके। नॉर्मल डॉक्टर्स उसको, जब आप ब्लड का हाँ, कोर्स करेंगे उन्होंने वीकली, बोला 15 डेज में एक देने के लिए। 15 डेज में कुछ नहीं हाँ। होना है, कुछ नहीं होगा। ओके। वो ब्लड के कोर्स में, विटामिन डी कोर्स में आपको पता चलेगा, बट 4 दिन लगातार उसको डोज दीजिए, उसका 15 डेज में एक डोज। अच्छा, तो 4 दिन लगातार 60,000 वाला? हाँ हाँ, आराम से। ओके। ओके सर।
तो और उसका सर तो विटामिन डी सिड्रोज देंगे, बार-बार इससे हो रहा है कि विटामिन डी लो है और इम्यून सिस्टम वीक है। हम्म B12 कितना? B12 भी कम होगा। नहीं, B12 परफेक्ट है उसका, वो ठीक है। B12 भी मैंने करवाया, वो सही आया है उसका। हाँ, बस ये रहता है कि हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल रहता है, लेकिन उसका आयरन जो है ना, नहीं फेरिटिन, कितना आया है वो विटामिन B12? थोड़ा B12 का के वो रिपोर्ट मुझे देखना अगेन पड़ेगा। अगेन रेफरेंस रेंज की बात है, जैसे हाँ हेमोग्लोबिन कितना है? सर, हीमोग्लोबिन तो कुछ 13 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, क्योंकि एक रेफरेंस रेंज की बात होती है, हाँ वो भी फंक्शनल रेंज में जब आप सीखेंगे तो समझ में आएगा। नॉर्मल जैसे विटामिन डी 30 to 100 रहता है, 30-35 रहता है तो लोग नॉर्मल मान लेते हैं, बट एक्चुअली में 70 रहना। वो लो है। हाँ हाँ, वो लो है। उस हिसाब से B12 भी जनरली 200 रहता है तो लोग नॉर्मल मान लेते हैं, बट इसको भी रेफरेंस रेंज हम लोग 400-500 रखते हैं। तो मतलब क्या अगर लोअर साइड में है B तो इट इज नॉट नॉर्मल, समझिए तो। तो अगर B12 थोड़ा लोअर साइड हुआ अपने फंक्शनल रेंज के हिसाब से, तो उसको फिर मैं क्या सप्लीमेंट दूं? कुछ दिन के लिए दे सकते हैं, बट अगेन B12 लो है तो उसका कॉज समझना होगा। डेफिनेटली गट में होता है और साइनस की प्रॉब्लम भी गट से रिलेटेड होती है, क्योंकि एलआई में प्रॉब्लम होने से एलआई तो लंग्स में आता है, लंग्स से फिर वो बाहर बॉडी थ्रो करने की कोशिश करती है फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो हाँ, आपको वो साइनस उसको वगैरह है, उसको है सर, LI का कुछ तो इश्यूज है, क्योंकि वो उसको जब टॉयलेट में जाती है तो काफी टाइम लगता है, हाँ सुबह में हाँ उसको 15 मिनट तो बैठती है वो। हाँ, तो एलआई का इशू है आपको। देखिए कोई भी ट्रीटमेंट करेंगे वो कम हो जाएगा, चाहे आप ट्राइजन जिस दिन सीख लेंगे तो ट्राइजन के थ्रू या जैसे भी कोई भी ट्रीटमेंट करके एंटी एलर्जिक लेके या कुछ भी करके, वो टेम्पररी होगा। जब तक आपका गट लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो प्रॉब्लम है 15 मिनट तक बैठना पड़ रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन पहले ठीक करना हो। कॉन्स्टिपेशन ठीक होते ही उनकी ये प्रॉब्लम परमानेंटली चली जाए। अगेन विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहने से आपको B12, मैग्नीशियम सबकी डेफिशिएंसी होने लगती है, और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी रहेगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी रहेगा। तो ये सब इंटरलिंक्ड है, न्यूट्रिशन का जब आप समझेंगे तो ये सब इंटरलिंक्ड रहता है। तो इन सब राइट। के ऊपर भी काम करना होगा। और अगर गट की इशू है तो आपको एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम होगा, एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम होगा तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी, और ये सब एक विस्कस सर्कल बन जाता है। राइट। तो आपको गट को ठीक करना है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मालूम रहेगा, क्योंकि अभी आपको ट्राइजन नहीं पता है। कॉन्स्टिट्यूशन जब मालूम रहेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको एलआई स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम करना है। जिस दिन ट्राइजन आएगा आपको, तो ट्राइजन का ट्रीटमेंट अलग से आप ऐड ऑन कर पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन। सर तो ऐसे आप आपने बताया अभी, जैसे डाइजेस्टिव पैनक्रियाज और हाँ इंटरनल हीट चक्रा, तो डाइजेस्टिव पैनक्रियाज का जॉइंट तो मुझे पता है, तो उस पे अगर मैं सिर्फ उस हाँ, जॉइंट कर पे सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं। देखिए वो मेथी पहले सीड्स। प्रोफेसर ने स्टार्ट वैसे ही किया था, ठीक है, हम्म जॉइंट एक्यूपेंचर, देन फाइनल ट्रीटमेंट पे आए थे हम लोग। जब तक आप ट्राइजन नहीं जानते तो आप जॉइंट पे जाकर डेफिनेटली कर सकते हैं, तो वो भी काम करता है, ऐसा नहीं कि नहीं हम्म तो काम ओके, अदरवाइज फिर कॉन्स्टिट्यूशन से स्टमक और कॉन्स्टिट्यूशन। लार्ज इंटेस्टाइन ले लूं? हाँ हाँ, क्योंकि आपको बार बार हो रहा है तो उसको रूट कॉज के ऊपर काम करके उसको परमानेंटली क्योर करना होगा। राइट सर। दैट गिव्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। और आपने वो जो चार्ट मांगा तो अभी वो जैसे जी थे, उनके इन लॉज की तबीयत में ठीक नहीं है तो वो भेज नहीं पाई ओके। होंगी। मैं देखता हूँ, मैं कल मुझे सुबह याद दिलाएगा, मैं आपको भेज हाँ हाँ। और सर वो आपने बोला था कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे मतलब आप वीडियो हाँ कुछ हाँ देने ओके। वाले एक्स्ट्रा वो। ठीक है, वो मुझे कल याद दिलाएगा। हाँ सर। तो सर एक और क्वेश्चन था मेरा, ये एसिडिटी जो होती है किसी को, तो वो एक्सेस ह्यूमिडिटी है सर, कि वो विंड है, क्या है वो मतलब? मैंने कई एसिडिटी, पेशेंट्स। हाँ, एसिडिटी मतलब जैसे वो हार्ट बर्न या GERD हो रहा है, तो ये किस एनर्जी में आता है एग्जैक्टली? देखिए सबसे पहले तो ये समझना है एसिडिटी हाई एसिडिटी है या लो एसिडिटी। वो ब्लॉग आपने शायद पढ़ा है मेरा, जो ब्लॉग आइए कहाँ पे? कहाँ वेबसाइट पे पे जाइए, मिलेगा सर मतलब? वेबसाइट हमारे वेबसाइट पे ब्लॉग में जाके देखिएगा। उसमें ओके। मैंने एक ब्लॉग लिखा है कि आप हाइपर, ये बहुत अच्छा आपने पूछा कि हाइपर हम्म एसिडिटी है या हाइपो एसिडिटी है। जनरली क्या है ना डॉक्टर, इतने लोग एसिडिटी की मेडिसिन खा रहे हैं, बहुत गलत है एक्चुअल में, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट आपको 90% पेशेंट आपको मिलेंगे हाइपो एसिडिटी की, मतलब एसिड का सिक्रीशन गट में हम्म कम हो रहा होता है, ठीक है। तो हम्म एसिड एसिड जो HCl का सिक्रीशन हो रहा होता है आपके गट में, उसका एक फंक्शन होता है, वो उसका प्रॉपर यूज है, उसका फंक्शन है। तो उसका प्रोटीन डाइजेशन से लेके इवन पैनक्रियाज, डायजेस्टिव पैनक्रियाज में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं, फिर पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जो आपके खाने को पचाने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है।
तो ये जो अग्नि जठाग्नि बोलते हैं, और वो अग्नि अगर आपकी मंद हो जाती है, एसिड का सिक्रेशन कम हो जाता है, तो आपका डाइजेशन नहीं होगा। डाइजेशन नहीं होगा तो वहां से मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन से लेके B12 का ऑब्जॉर्प्शन, B12 की जब पूरी फिजियोलॉजी आप जब ब्लड के क्वेश्चन में बताया उसको समझेंगे तो HCl लो होने से सारे प्रॉब्लम शुरू होंगे और क्रॉनिकली धीरे 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 बीमारियां शुरू होती है। मेरे पास ऐसे पेशेंट आए जो 18 ईयर्स से मेडिसिन ले रहे थे, वो नी ज्वाइंट की प्रॉब्लम लेके आए थे, बट उनको लगता है नी ज्वाइंट अलग है, लेकिन उनको नी ज्वाइंट की प्रॉब्लम वो एसिडिटी की मेडिसिन लेने के कारण होती है। ठीक है, तो ये जो GRD की प्रॉब्लम होती है, हार्ट बर्न होता है, वो एक्चुअल में एसिडिटी के कारण नहीं होता है, वो इंडाइजेशन के कारण होता है। ठीक है, और इंडाइजेशन के कारण मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, लीवर वीकनेस के कारण जो यहाँ पे हमारा स्फिंक्टर होता है वो वीक हो जाता है, उसके कारण से वो फूड पाइप में आने लगता है, हार्ट बर्न होने लगता है। तो एक्चुअल में एसिड का सिचुएशन ज्यादा नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ पे लोअर स्फिंक्टर वीक है। तो लोअर स्फिंक्टर को अगर आप हील कर देते हैं तो एसिड आपका ऊपर नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डायग्नोज करना होगा कि वो हाइपर एसिडिटी है या हाइपो एसिडिटी। उसका उस ब्लॉग में हमने बताया बेकिंग सोडा का टेस्ट, तो उसके समझ में आज मेरे पास एक पेशेंट दुबई से आई थी, तो मतलब आजकल डॉक्टर गूगल के होने से हर सब ज्यादा पढ़ लेते हैं, तो उन्होंने वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं समझ रहे थे, तो उनको फिर मैंने पूरा एक्सप्लेन करना पड़ा, और जब समझाया तो आज ही मैंने कहा कि 3 दिन आप ये बेकिंग सोडा का टेस्ट करके फिर आओ तो पता चलेगा। तो एक्चुअल में हाइपर एसिडिटी नहीं होती है, लो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है मैक्सिमम पेशेंट को, ठीक है। तो इसीलिए जो इंटरनल हीट चक्र को मैं लोनर से टोन करने बोल रहा हूँ, वो इसीलिए कि वो आपकी एसिड के सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा, आपकी अग्नि को इंक्रीज करेगा, आपके डाइजेशन ठीक हो। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है, इसके ऊपर बहुत लंबा एक डिस्कशन होगा, मैं ऑटो इम्यूनिटी के ऊपर डिस्कशन हो सकता है मैं फ्री ही रखूँ उसमें, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है और लोगों को इसको जानने की बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार खाना खाने के प्रॉब्लम के कारण भी होता है। मतलब कि आपने जो एक बार खाना खाया, इसलिए आपने ग्रेन खा लिया, तो एक ग्रेन को डाइजेस्ट होने में 3 to 4 आवर्स लगेगा, और वो आपका स्टमक का ना दोनों ऑरिफिस बंद रहता है, वो पूरा पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है उसको लिक्विड फॉर्म में करने के लिए, और जब लिक्विड हो जाएगा, वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाएगा, तब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। और अगर मान लीजिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर रहा है, वो काइल बनता है, वो रिलीज हो रहा है, उसी टाइम आपने कुछ खा लिया, तो फिर वो बंद हो जाता है वो, और फिर से उसको पचाएगा स्टमक। तो ये मतलब इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, फिर वो गैस बनेगा, फ्लैटुलेंस होगा, बर्पिंग आएगी। तो आजकल जो फ्रीक्वेंट, जैसे आपने खाना खाया, कहीं गए, वहाँ टी ले लिया, कॉफी ले लिया, ये सब रॉन्ग हैबिट है। आज के टाइम में बहुत ज्यादा हम लोग खा रहे हैं। डायबिटीज की क्लास में बताऊंगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कम खाने की वजह से नहीं है, ज्यादा खाने की वजह से हो। तो इन सब चीजों को समझना होगा आपको। ठीक है, तो रूट तो आपको समझ में जब आएगा तो आप उसको इंटरनल हीट के ऊपर, कभी कभी इंटरनल हॉटनेस के ऊपर, लूनर चक्र से काम करना होता है, लूनर डायमंड के ऊपर। तो इसके ऊपर जब आप काम करेंगे तो ठीक होगा। तो एनर्जी वाइज अगर आप जाएंगे तो एनर्जी वाइज इसमें आपको डाइजेस्टिव फायर को ही इंक्रीज करना है, तो स्टमक की हीट को इंक्रीज करना है, स्टमक की एनर्जी को बढ़ाना है। पहले आप बेसिक एनर्जी में स्टमक को बढ़ाएंगे, फिर ब्रांच में जाके हीट हॉटनेस को टोन करेंगे। तो जनरली एसिडिटी में लोगों को लगता है कि हॉटनेस कम करना, बट ऐसा नहीं है, हमेशा नहीं होता। तो GRD की जो प्रॉब्लम होती है इसमें ऐसे काम। मीनू जी लगता है मुझे कुछ बोलना चाह रहे हैं, वो एसिडिटी के पेशेंट हैं तो शायद कुछ बोलेंगे। मीनू जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस सर, यस सर। सर मैंने वो ब्लॉग पढ़ा था, एंड मैं खुद भी एसिडिटी की पेशेंट हूँ, और मैंने बाय द ग्रेस ऑफ यू एंड गॉड मैंने गोली छोड़ दी है पिछले 10 महीने से, एंड इम्प्रूविंग डे बाय डे। बट अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन आया ना, तो जब हमारा एसिड लो है तो फिर वो GERD क्यों हो रहा है? वही बताया ना कि हाँ, वही मैंने बोला, थोड़ा मैं जल्दी बोल गया था, स्पीड में से समझ में आया। मैंने वो बोला कि वो एक्चुअली GRD की जो प्रॉब्लम हो रहा है, एसिड नहीं हो रहा, वो जैसे मैंने वो इनडाइजेशन हो जाता है। ठीक है, इनडाइजेशन के कारण वो एसिड का सिक्रेशन, और वो फूड ऊपर आ रहा है, या फिर लोअर स्फिंक्टर मसल्स वीक हो जाता है। ठीक है, तो लोअर स्फिंक्टर मसल जब वीक हो जाता है तो वो ऑरिफिस पूरा क्लोज नहीं हो पाता है, तो जब पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होती है तब वो फूड ऊपर आने लगता है, या एसिड ऊपर की तरफ आता है। तो वो एसिड एसिड कम भी है ना, नहीं, एसिड तो कम है। एसिड कम है, लेकिन फिर भी एसिड तो सिक्रीट हो रहा है ना। हाँ, तो वो जो एसिड सिक्रीट हो रहा है तो वो थोड़ा ऊपर आएगा, या अनडाइजेस्टेड फूड जो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना, उसके कारण से आपको वो बर्फ आ रहा है, या फिर डकार आती है उसके साथ वो। और खाना खा रहा था। ऑरिफिस जब वीक हो जाता है तो उसके कारण से फूड पार्टिकल आपके गले तक आ जाते हैं, और गला जलन होने लगता है, ये सब प्रॉब्लम आते हैं। तो प्रॉब्लम हाइपर एसिडिटी नहीं है, प्रॉब्लम है आपका वो लोअर स्फिंक्टर वीक होना। तो आपका लोअर स्फिंक्टर क्यों वीक हो रहा है? तो वो एक मसल्स है ना, तो मसल्स क्यों वीक होगा? जब वो लिवर पे लीवर के आएगा। वीकनेस, लीवर के कारण आएगा। और न्यूट्रिशन में जाएंगे तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है,
तो इन सब चीजों के कारण होता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पेशेंट का रहता है कि अगर हमें लो एसिडिटी है, पेशेंट ही मुझसे पूछते हैं जो आपने पूछा ना कि हमें अगर लो एसिडिटी है तो हमें एसिडिटी क्यों बन रही है, क्योंकि उनको तो एसिड हो रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है। प्रॉब्लम तो उनको गलत नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम तो हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्यों हो रहा है ये समझना होता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम का रीजन ये है कि लो एसिडिटी का इंडाइजेशन होता है और धीरे धीरे लो एसिडिटी का मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है और जिसके कारण लीवर वीक होता है। ये सारा एक विस्कस सर्कल बन जाता है। राइट। काफी पेशेंट का हमने एंटासिड बंद कराया और वो बंद हो रहे हैं और वो अच्छा फील कर रहे हैं। सालों साल से एंटासिड लेते रहे। सर मैंने 12 साल खाया है, अब जाके छोड़ा है। उसका बहुत साइड इफेक्ट, बहुत ज्यादा साइड। सर ये पेशेंट का जो मैं बोल रही हूँ उसका थोड़ा अजीब सा सिम्टम्स है। वो ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये इसको जब GERD टाइप के सिम्टम्स बढ़ते हैं तो उसके दोनों आईब्रोज के बीच में अ, उसको ऐसा कुछ लगता है जैसे अंदर कुछ पुल हो रहा है, कोई मसल को कोई अंदर से खींच रहा है। मतलब ऊपर से कुछ दिखता नहीं है, लेकिन उसको ऐसा कुछ बहुत डिस्कम्फर्टिंग सा फीलिंग आता है बिटवीन द टू आईब्रोज। और वो बात है, एलोपैथी मेडिसिन नहीं समझते हैं, गैस के कारण ही होता है, वात बढ़ता है। तो भी हीरू जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, बट हाँ ये पूरा गैस है। उनको कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है जो आपके पेशेंट है? एक्चुअली उसका मैं भी समझने का कोशिश कर रही हूँ, उसके गॉल ब्लैडर में भी स्टोन्स हैं। हाँ, विंड कॉन्स्टिट्यूशन होगा सर, टाइप 2 का, और ये यूबी मेरिडियन के आसपास वो खिंचता होगा जब गैस बनती होगी। अच्छे से मीनू जी ने बता दिया। थैंक यू बहुत अच्छा, सही है, सही है, एक्शन क्या। गॉल ब्लैडर ऑपरेशन की अभी कोशिश करिएगा पेशेंट में गॉल ब्लैडर ऑपरेशन ना हो। हाँ ओके। अभी अभी मैं डायबिटीज पे काम कर रहा हूँ और डायबिटीज के बारे में जब मैं आप लोगों को बताऊंगा तो जिनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाता है उनका डायबिटीज रिवर्स करना मुश्किल है। कोशिश करिए पेशेंट गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन ना हो। तो नॉर्मल टफ होता है ठीक करना, बट हमने कुछ पेशेंट का किया है और अभी आज भी मेरे पास एक केस आया है और इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और मैं एक प्लान वे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कैसे इसको रिवर्स करना। कुछ काम कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा आपको, बट कोशिश करिएगा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन ना हो। फिर उनको प्रॉब्लम्स पड़ेंगे, फैटी फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और काफी प्रॉब्लम्स आते हैं। और अगर बैड लक से अगर डायबिटीज हो गया तो फिर इसको रिवर्स करना बहुत, और जिनका गॉल ब्लैडर है उनका डायबिटीज रिवर्स करना आता है। सर गॉल ब्लैडर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मेरे को पूछना था। स्टोन्स मुझे किसी टीचर ने बताया था, ठीक है, मैं डॉक्टर हिमांशु मोदी जो यहाँ पे है ना, मैंने बोला था आपको कि वो डरी रहते हैं। एक बार उन्होंने हमें बताया कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो तो आप डायरेक्टली कभी भी हॉटनेस मतलब कोल्डनेस सिडेट करके हॉटनेस नहीं बढ़ाइए, क्योंकि वो रिस्की हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को इमीडिएटली सर्जरी कराना पड़े। ऐसा हो सकता है क्या सर? नहीं, होता क्या है उसमें ना, सर्जरी क्या होता है कि उसमें रिस्क क्या है, जैसे किडनी में क्या है ना, किडनी से अगर स्टोन निकलता है तो वो यूबी पे आएगा, अगर अगर कहीं फंस जाता है तो आपको पेन होगा, ब्लीडिंग होगा, बट वो निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। गॉल ब्लैडर के केस में क्या होता है, गॉल ब्लैडर का जब आप एनाटोमी में देखेंगे तो कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट मीट करने के बाद वो डिओडेनम में ओपन होते हैं, राइट। तो अगर किसी तरह से वो जाके वो पैनक्रियाटिक डक्ट के पास जाके अगर फंस जाता है और उस डक्ट को ब्लॉक कर देता है तो पैनक्रियाटिक जूस जो आपका डिओडेनम में आना होता है वो नहीं आ पाता है, वो बैक फ्लो करेगा और पैनक्रियाटाइटिस होगा। ठीक है ना। तो वो एक पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन और पैनक्रियाज को डाइजेस्ट करने लगेगा, डैमेज करने लगेगा, तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है और वहां पे उसके लिए सर्जरी करना पड़ता है, ना कि गॉल ब्लैडर का। तो गॉल ब्लैडर स्टोन इसीलिए सिर्फ इस डर के वजह से डॉक्टर्स उसको हाथ नहीं लगाना चाहते और नेक पे रहता है तो और भी बोलते हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस रहता है, फ्लज आ जाता है तब ऑपरेशन कर लेते हैं, ये सब चीजें। बट ऐसा नहीं कि हॉटनेस को बढ़ाना नहीं है। ठीक है। तो गॉल ब्लैडर के केस को क्या होता है कि अगर नेक पे नहीं है स्टोन, ठीक है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं रहती। ठीक है। और स्टोन अगर इसको क्या है ना, एक्चुअल में ऐसे नहीं ठीक किया जाता है। उसको ठीक करने का जो तरीका है क्या है कि आपको डाइट चेंज करना है, बॉडी के सिस्टम को ठीक करना है। तो धीरे धीरे उसके बाद आप ट्रीटमेंट पे आइए, ड्राइनेस कोल्डनेस डेट करिए, पहले कॉन्स्टिट्यूशन से निकालिए, फिर ब्रांच पे जाइए, फिर ट्राइजिन चाहिए, करेंगे तो धीरे धीरे तो ठीक हो जाएगा। ऐसा कोई रिस्क नहीं होता है। रिस्क इसलिए नहीं होता है क्योंकि बॉडी के इंटेलिजेंस को समझना होता है और बॉडी एक्चुअल में हीलर है। हीलर कोई और नहीं है, हीलर आपका बॉडी है, बॉडी हील करता है।
ठीक है, और बॉडी को पता है कैसे हील करना है। बॉडी का अगर आप जितना डीप स्टडी करेंगे आपको पता चलेगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि बॉडी कैसे काम कर रही है। तो हील बॉडी को पता है कैसे करना है, किस सेल को कहाँ ले जाना है। तो बॉडी की जब एनर्जी ची परफेक्ट रहेगी, अगर आप बॉडी का एनवायरनमेंट को ठीक करेंगे तो एक एक सेल एक दूसरे को हेल्प करेगा टू हील, ठीक है, तो वो अपने आप हील होंगे और वो कभी जाके ब्लॉक नहीं होगा, कभी ब्लॉक नहीं होगा। लेकिन अगर बॉडी में मान लीजिए कोल्डनेस ज्यादा है तो वो कहीं ना कहीं जाके ब्लॉकेज करेगा। तो इसलिए उसका तरीका क्या है कि डाइट, लाइफस्टाइल सब कुछ ठीक कीजिए, बॉडी की ची के ऊपर काम करिए, कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करिए, तो बॉडी इटसेल्फ में हेल्प करेगा उसको हील करने। ओके। तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं रहती। मतलब एक डिटॉक्स का प्रोसेस है, अगर आप लोगों को पता है तो उसमें एप्सम सॉल्ट से डिटॉक्स किया जाता है, राइट। तो वो लीवर डिटॉक्स के लिए फेमस है और उसमें काफी लोगों के गॉल ब्लैडर के स्टोन्स तो निकले, काफी लोगों के नहीं निकले, कुछ लोगों के निकल जाते हैं, कुछ लोगों को नहीं निकलते। उसमें एक्चुअल में स्टूल के रास्ते से स्टोन्स निकलते हैं, ठीक है। तो वो गॉल ब्लैडर से आते हैं, लीवर से भी आते हैं, लीवर में भी स्टोन्स रहते हैं, बाइल डिपॉजिट्स रहते हैं, वो स्टोन के फॉर्म में हो जाते हैं। तो उसका प्रोसेस क्या है कि जब आप ऑलिव ऑयल लेते हैं, ऑलिव ऑयल लेने से वो डायलेट हो जाता है, तो वो उसमें फंसने के चांसेस कम रहते हैं। हाँ सर, ये एक मैं- है, मतलब इंटरनेट पे भी देखा था मैंने, बट वही है कि मुझे मालूम नहीं था कितना ऑथेंटिक है ये मेथड। नहीं वो नहीं देखिए, सर, मैं हर चीज का मैंने भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ। इसका प्रयोग कराया है। हाँ, मैंने खुद भी किया है, मैं हर चीज का अपने ऊपर पहले करता हूँ। नहीं, एक दो जने को मैंने कराया, 2-3 जने को, तो हाँ। दे ऐसा की उसके बाद उसको कभी पेन नहीं आया। हाँ हाँ, और नहीं उसको अगर 3-4 बार करेंगे ना तो स्टूल में स्टोन्स निकल जाते हैं। ओह वाह। हाँ, स्टूल में एक्चुअल निकलते हैं, क्योंकि एक बार में निकलते हैं, उसको 2 बार 3 बार में करना पड़ता है, बट इट इज वेरी पेनफुल। मतलब हेल्दी पर्सन के लिए तो ठीक है, अदरवाइज अनहेल्दी कुछ हो तो बहुत वीकनेस आ जाती है, बहुत लूज मोशंस होते हैं 30-40-50 टाइम्स। तो एक्चुअल में डिटॉक्स होता है उसमें। मैं अपने ऊपर मैंने खुद भी किया है, तो फील कि क्या होता है, ठीक है। तो मैं छुट्टी लेके 2 दिन जब छुट्टी पे था तो मैंने लिया था, किया था इसको, तो डेफिनेटली इफेक्टिव है, लेकिन वीक पेशेंट पे नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रिस्की भी है। सर आपने क्या एक्सपीरियंस किया? काफी इमोशंस हुए, काफी वेट लॉस हुए मेरे, मैं काफी वेट इंक्रीज था मेरा, तो मैंने मतलब अगर पहले जिन्होंने देखा होगा तो मैं काफी हेल्दी था, 85 केजीज हो गया था बिकॉज ऑफ लॉन्ग क्लिनिक टाइमिंग, रात को 10 से 11 बजे आना। अभी मैं काफी अपने आप को मेंटेन किया है, तो उस समय वेट लॉस काफी हुआ, मैंने अपने आप काफी रिड्यूस किया अपने वेट को। अभी अब थोड़ा सा और एक्सरसाइजेज वगैरह करके और थोड़ा सा। तो सर जिसको वेट लॉस कराना है तो उसको ये करा लेना चाहिए। हाँ, आराम से आराम से, बट सिर्फ वो एक बार करने से नहीं होगा ना, फिर आपको डाइट, लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस अनु जी मैं ग्रुप में दूंगा, क्योंकि एक्चुअल में मोबाइल में था, उसका पूरा प्रोसेस है 2 दिन का। जैसे कि सैटरडे आफ्टरनून में आपने लाइट लंच ले लिया, एंड कुछ वेब यूट्यूब में मिलेगा कि आपको सिर्फ एप्पल डाइट पे रहना है। एक पेशेंट को मैंने एप्पल डाइट पे सर भी रख के मुझे ट्रीट मालूम किया। है पूरा, मैं भेज सकती हूँ। हाँ, ग्रुप में भेज दिया, तो मुझे भी एक पेशेंट को आज कि ही। जैसे आपको 4 o'clock लंच ले लिया, 4 हाँ o'clock हाँ एप्सम सॉल्ट, हाँ, एप्सम 20 सॉल्ट और ग्राम ओलिव ऑयल, एप्सम हाँ, सॉल्ट, वेट फिर से है। 6 फिर 6 बजे एक बार एप्सम हाँ सॉल्ट, फिर 8 हाँ, बजे एप्सम सॉल्ट, फिर फिर 10 ऑलिव ऑयल, बजे आपके ऑलिव ऑयल, वेट का कुछ हाँ प्रोपोर्शन में हाँ हाँ हाँ, ऑलिव तो आप ऑयल भेज विद अनार दीजिए। जूस। हाँ, भेज दीजिएगा सर, क्योंकि मेरे मोबाइल से वो डिलीट हो गया, तो ग्रुप में भेज। ये मेरे पास एक बुक में भी आया था सर, और काफी उस पे लिखा होता कि फिल्म स्टार्स लोग ये सब करते हैं, करे हाँ और हाँ, उनको करते हैं। हाँ नहीं, बहुत से लोग कर रहे हैं, बट ये मतलब ज्यादा नहीं करना चाहिए, मतलब हेल्दी लोगों के लिए तो ठीक है। and तो they इसलिए got the cells in their skin and all that हाँ, allergy problems. बहुत बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, बट रिस्की होता है। मतलब नेचुरोपैथी लोगों इसको उतना एक्सेप्ट नहीं करते, बट हाँ, 1-2 बार करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। कितने हमारे कुछ स्टूडेंट लोगों ने किया था, कितने लोगों को तो बहुत लूज मोशन हुआ, बहुत कुछ। हमें ये उतना नहीं हुआ, बट हाँ मेरा वेट लॉस हुआ, डेफिनेटली हुआ। उसके बाद फिर मैंने डाइट कंट्रोल किया, लाइफ स्टाइल चेंज किया, रात की प्रैक्टिस बंद की, सोने का भी टाइमिंग वगैरह सब ठीक। बस अब ये मीटिंग की वजह से थोड़ा सा डिले होता है, नहीं तो मैंने 9-9:30 बजे सोने वाला हैबिट बना लिया। लीवर डिटॉक्स के लिए अच्छा मैं करना चाह रही हूँ, बट मुझे सेट नहीं हो रहा है टाइम। नहीं भाई, मैं कुछ कोर्सेज कर रहा हूँ, क्या मैं बताऊंगा ऑटोइम्यूनिटी के ऊपर, उनका क्या डिटॉक्स प्रोसेस उसमें अभी कर रहा हूँ, फंक्शनल मेडिसिन का कोर्स बताऊंगा मैं उन लोगों का क्या है। तो इससे नींद भी इम्प्रूव, उसमें बहुत कुछ लोगों ने बहुत कुछ लिखा। हाँ नहीं होता है।
ये तो श्रद्धा जी डरिए नहीं कि उससे कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, डोंट वरी। बट वो क्या है कि अच्छा बॉडी के सर, एनवायरनमेंट को फॉर अ रेगुलर थिंग जो कि वो खुद कर सकते हैं, मैंने उनको बोला कि गॉल ब्लैडर इंसेक्ट सिस्टम में ना रेड कलर लगा के रखने के लिए डेली हाँ थोड़ा। ठीक है, ठीक। हाँ, तो मुझे लगा वो हीट देता रहेगा, तो साथ साथ में तो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में बना रही हूँ उनका। नहीं ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ग्रुप में भेज दीजिएगा आप। हाँ ठीक है सर। नीरू जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप? हाँ ना सर, मिल गया मुझको आंसर सर। गॉल ब्लैडर स्टोन का वही कि अगर स्टोन रहता है अंदर तो डॉक्टर्स डराते हैं कि नहीं हाँ ब्लॉक हो हाँ जाएगा एंड ऑल। हाँ हाँ तो हाँ आई एम राइट, गिविंग मेडिसिन, मतलब कोशिश करते हैं कि ऑपरेट ना करवाएं, बट वो बिल्कुल आउट बिल्कुल ऑफ फियर समटाइम्स दे कम एंड दे से कि बिल्कुल बिल्कुल, ये डराते कि आपने स्टोन रहेगा तो कैंसर बन जाएगा, हाँ जी, और कैंसर बन सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं रखना तो वो चाहिए। करते हैं। बट सर गॉल ब्लैडर में टाइम तो लगता है जाने में। नहीं, टाइम लगता है बिकॉज बट सर वो ये है कि विद मेडिसिन प्रॉब्लम नहीं होती, पेशेंट को पेन नहीं होता, वॉमिटिंग्स रुक जाती है, वो सब रहता है। बट अल्टीमेटली पेशेंट तो ये देखता है ना कि अल्ट्रासाउंड में तो अभी तक आ रहा है ना, तो नहीं नहीं, वो वो एक चला भी फैक्टर जाएगा, है। बट उसके लिए उनको डाइट एंड लाइफ स्टाइल चेंज कर चला जाएगा। तो वही तो नहीं करते ना लोग, हाँ तो फिर नहीं बाकी होगा। सब कर लेते हैं। वो एक बहुत बड़ा हाँ फैक्टर है। वो बहुत बड़ा ओके दैट्स दैट। और सर ये डिटॉक्स का जो प्रोसेस है मैंने भी देखा था, इट्स लाइक इन आयुर्वेदा में जैसे हम लोग विरेचन करते हैं, इट्स लाइक मोर और लेस द सेम। हाँ तो वहीं से विरेचन लेंगे, सब थेरेपी आयुर्वेदा है, से ही लेते हैं ये सच। विरेचन थेरेपी है ये, हाँ बिल्कुल। जिसमें हम लोग स्नेह पान कराते हैं घी पिला के, एंड देन स्टमक क्लीनिंग प्रोसेस है। डिटॉक्स पे मेरा अभी रिसर्च चल रहा है फॉर हैवी मेटल डिटॉक्सिफिकेशन। तो आजकल हैवी मेटल इवन वैक्सीन की वजह से जो बॉडी में जो भी टॉक्स होता है, उसके ऊपर मेरा अभी रिसर्च चल रहा है कैसे करना है। बट डॉक्यूमेंटेड मैं सोच रहा हूँ कैसे करना है। हेवी मेटल्स ये सब बहुत कॉज है जैसे होमोसिस्टिन के ऊपर अभी हमने जो बात किया था ब्लड में, और बात करूंगा मैं कि होमोसिस्टिन हाई है तो उसका और एक रीजन होता है हाई हेवी मेटल टॉक्सिसिटी रहती है। लेकिन उसको कैसे हटाना है, एक तो कुछ कुछ समझ में आया एक्सरसाइज इंफ्रारेड से, जब हम लोग स्वेट नहीं करते आजकल स्वेटिंग के थ्रू निकलता है, बहुत सारी चीजें हैं, फास्टिंग और बहुत सारी चीजों पे रिसर्च चल रहा है अभी। मैं भी यूएस से कुछ डॉक्टर का कोर्स मैं अटेंड कर रहा हूँ, समझ में आएगा एक्चुअल में करने के बाद फिर मैं आप लोग को अपडेट करूंगा। सर मैं एक क्वेश्चन बोल सकती हूँ? हाँ जी बोलिए। सर जो आप हमारा मीटिंग अरे मार्च में बोल रहे हैं ना हमारी मीटिंग करेंगे, हाँ सोच रहा हूँ। हाँ तो उसको थोड़ा सा हमारा मतलब एक क्लास की तरह सेशन रख दीजिए ना। सैम वॉन गॉन्ग, सैम वॉन डोंग, नहीं वो एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी। 3 दिन का ही प्लान कर रहा हूँ मैं, एक दिन का 3 दिन का प्लान करेंगे, 2 या 3 दिन। सर 3 दिन में इतना सब कुछ हो पाएगा क्या? सुबह से लेके शाम तक। सर सैम वॉन गॉन्ग, सैम वॉन डोंग सब होगा क्या सर? नहीं सब नहीं होगा, उसके दिन मतलब उसके मैं लिए बोल सोचा रहे हैं कि इतने पोस्चर साल बाद एक्सरसाइज, मिल रहे हैं तो कुछ एक सेशन अच्छा हो जाए ताकि नहीं पोस्चर एक्सरसाइज फॉर एवरी कंडीशन, बैक नेक एंड ऑल, एंड साथ में सैम और गोंग नहीं होगा, गोंग हो जाएगा। दोनों में क्या डिफरेंस है सर? वो टाइची हो जाता है पूरा, वो लंबा है, वो फिर लंबा प्रोसेस उलाटी समझाए। वो जो हाँ तो वर्टिकल B1 B2 B8 उसके जो एक्सरसाइज पार्ट एक्चुअली जो आप क्लिनिकल यूज कर पाए उसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा। हाँ हाँ वही तो चलिए वो उसका भी मतलब मैं 1-2 दिन में फॉर्म क्रिएट करता हूँ ताकि कितने लोग इंटरेस्टेड सर होंगे उसके उसको अकॉर्डिंग थोड़ा हम लोग सा सेशन को बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ा सकते हैं, देख लेते हैं। मैं प्लान करता हूँ, 1-2 दिन में प्लान करता हूँ, तो मैं एक फॉर्म क्रिएट करने की कल ही कोशिश करता हूँ ताकि उसके अकॉर्डिंग हम लोग हॉल वगैरह बुक करें, प्लान करें। सर ऐसे टाइम पे मत करिएगा कि कुछ हम लोग अटक जाएं। प्रोफेसर से बर्थडे पे करेंगे ना, फ्री में रहेगा, सिर्फ आप लोग को अपना खाने पीने का खर्चा देना है, नथिंग, पूरा फ्री। 11 तारीख सर। 11 12 13 लाइक दैट, ठीक। देखता हूँ मैं। सर हाँ जी सर मुझे पेशेंट है सर, उनका ना सर जैसे अभी आपने एसिडिटी की बात की, सर उनको एसिडिटी तो कभी नहीं होती, मतलब ना ही जलन ना ही कुछ, बट जब वो सुबह उठते हैं ना तो उनके माउथ में ना सर बहुत सारा सलाइवा रहता है, मतलब मुंह पूरा थूक से भरा रहता है सर। तो सबसे पहला उठते उन्हें स्पिट करना पड़ता है, मतलब नॉर्मल ऐसा भी कुछ नहीं कि कुछ स्टिकी या कुछ, बट ये बहुत सालों से उनको प्रॉब्लम है। अदरवाइज उनको वैसे एसिडिटी वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं बताया सर। उनको तो डीवॉर्मिंग एक बार उसकी कराइए। ओके सर। ये सर वार्म बट की वजह एज से। तो सर 40 के आसपास है, तो हाँ वो हाँ भी बड़े लोगों में होता है, हमने कितने पेशेंट का कराया है। एक्चुअली सर हम आपकी आईरिस की तारीख
आयरिस की पिक्चर लेते हैं, उससे हमें समझ में आ जाता है। तो आइरिडोलॉजी से कि वर्म्स की टेंडेंसी है तो उनको बचपन में ही रहता है, और उससे बड़ों में होता है, बड़ों में भी होता है वर्म्स बाहर खाने की वजह से या किसी कारण से। हाँ, ऐसा नहीं कि डीवॉर्मिंग सिर्फ बच्चों में होती है। सर डीवॉर्मिंग मेडिसिन मेडिसिन क्या हम लोग मेडिसिन से एक्चुअल में हम लोग ईएच की मेडिसिन देते हैं, एलोपैथी दे सकते हैं, बट एलोपैथी से वो फिर उनके पूरी तरह से क्योर नहीं होते हैं। तो या तो आप आयुर्वेदा ले लीजिए या फिर इलेक्ट्रो होम्योपैथी हम लोग जनरली दे देते हैं। सर ठीक है। हमारे ठीक पास है, इलेक्ट्रो thank you, होम्योपैथ sir. डॉक्टर्स हैं तो उनसे, और आयुर्वेदा में नीरू जी कुछ बता दें डीवॉर्मिंग के लिए। तो सर ये करके देखें पहले सर उनके ऊपर हाँ, डिवॉर्मिंग का टेस्ट। डीवॉर्मिंग करने से मुझे लगता है नहीं होगा, फिर बताइएगा, फिर हम लोग उनका कॉज समझने की कोशिश करेंगे, या फिर कोई ब्लड रिपोर्ट है तो भेजिएगा। जी सर ठीक है, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है या फिर यहीं रखने दें आज का? किसी और कोई क्वेश्चन है या फिर आज का मीटिंग यहीं क्लोज करें? हाँ जी सर। सर मैं आई। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर मेरे को ना उसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी दो। आपने एक बार बोला था मैं दूंगा, अल्कलाइन वाटर फिल्टर जो चल रहा है आजकल, कैंजन वाटर, वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मैं उनको डिनाई कर करके थक गई हूँ। मैं इसको कहा तो जो हमने इनसे पूरा मैं एक पढ़ती हूँ ना, उन्होंने मना किया है। कल ही बात हुई तो कह रहे हमारी बात कराओ, उनसे किसने हाँ, बात मना करा किया। दो, बात करा दो। तो वो बड़े बड़े डॉक्टर अप्रूव कर रहे हैं, वो किताबें दिखा दिखा के दे वर ट्राइंग टू कन्विंस मी, और मैं हुई नहीं। तो तो मैं पूरा कहा हमने सर से वेबिनार किया था। देखिए क्लैरिफिकेशन। क्या होता है, कैंगन वाटर या कोई भी क्या होता है, हमारी बॉडी एसिडिक है, डेफिनेटली एसिडिक, ठीक है। हम्म। उसमें आप अल्कलाइन वाटर देंगे तो थोड़ा दिन के लिए रिजल्ट आना ही आना है। लेकिन हम्म। जब यहाँ पे मैं बात कर रहे हैं हम लोग बॉडी की फिजियोलॉजी की और बॉडी की एल्कलाइनिटी की, तो बॉडी की एल्कलाइनिटी वाटर मेंटेन नहीं करता। इसके ऊपर हमने मेटाबॉलिक एसिडिटी के ऊपर हमने पूरा एक वेबिनार रखा था, आई होप आपने वो अटेंड किया था। यस सर। तो उसमें हमने बताया था कि बॉडी की जो एसिड और एल्कलिनिटी है वो मेंटेन होती है एक्चुअल में आपके फूड से। दूसरा किडनी मेंटेन करता है, उसमें जो फिल्ट्रेशन होता है, और एक आपका लंग्स से ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी, जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं बाइकार्बोनेट एंड ऑल, तो पूरा हमने इक्वेशन देके हमने बात की थी वो साइंटिफिक वे में। तो वहां से कंट्रोल हो रहा है, पानी से कुछ नहीं होता, पहला चीज, ठीक है। दूसरा चीज है कि जब आपके स्टमक में एसिड का एनवायरमेंट है और वहां आप बहुत ज्यादा हाई एल्कलाइन देंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में इंडाइजेशन होगा, और वहां से फिर से ये जो हम बता रहे हैं एंटा एसिड की प्रॉब्लम्स है, वही प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में होंगे। मेरे पास पेशेंट आते हैं जो जो कैंगन के डीलर्स हैं, मतलब वो फुल फ्लेज काम करते हैं, उनके घर में लगा हुआ और लोगों के घरों में लगा चुके हैं, और वो मेरे पेशेंट हैं, ठीक है। तो इसलिए, और आपको और एक चीज बता देता हूँ, हमने अपने क्लिनिक में कैंगन का वो फिल्टर, कैंगन का नहीं, हमने एल्कलाइन फिल्टर लगाया, ठीक है। और हमने उनको बुलाया कि आप हमारा एल्कलाइन फिल्टर का एल्कलाइन वाटर लेके जाओ, और या आप एक दिन वो लेके भी आए, ठीक है। वो लेके आए अपना वो सारा डिवाइस वाइस, और उन्होंने चेक किया, और सारी वो उनके कैंगन वाटर में जो क्वालिटी है 90% क्वालिटी हमारे उस फिल्टर के वाटर में है। ओके। और उस फिल्टर में हमने जो कैंडल लगाया उसका कॉस्ट कितना पता है? कितना? 500 रुपीज। ओह माय गॉड। और वो 3 लाख रुपए का बेच रहे, 3.25 लाख रुपए का। 500 रुपीज से जो वाटर आ रहा कैंगन के वाटर में 90%, सिर्फ एक चीज उनका हमारे वाटर से ज्यादा था, ठीक है, बस एक चीज। फिर वो हमारे वाटर को मंगाए अपने ऑफिस में, नहीं हमारे मशीन में कुछ प्रॉब्लम होगी, हमारे ठीक है, अपने स्टाफ को बोल के फिर से वो उन्होंने मंगाया, अपने घर में पूरा चेक किया और एवरीथिंग, मतलब वो फिर वो हमें बेच भी नहीं पाए ना, बोले बेच दो, ठीक है, हमें दिखा दो कि आपका वाटर हमारा वाटर अलग है। ओके। तो कुछ नहीं, लेकिन हर चीज को बहुत रिसर्च करने के बाद मैं बताता हूँ। और जब कैंगन वाटर इंडिया में आया था ना, तब मेरे पास अप्रोच आ चुका था, तब मैंने रिजेक्ट कर दिया था, आज से 6-7 साल पहले की बात। तो सब सब दूर है, रहने दीजिए, सिर्फ डाइट अच्छा रखिए, लाइफ स्टाइल अच्छा रखिए, और कुछ नहीं।
तो वो लोग मुझे स्ट्रक्चर तंग वाटर करेंगे ना सर, अब मैं आपसे बात कराने वाली हूँ उनसे। नहीं, उनको बोलिएगा हमें लॉन्ग टर्म स्टडी दो। ओके जो पेशेंट जिनके फैमिली में लगा हुआ है उनके साल भर का स्टडी दो आप, कि उनके बॉडी में क्या चेंजेस आए, ओके शॉर्ट टर्म नहीं। ठीक ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टडी हमें दिखाओ। राइट सर। ठीक है, तो फिर वो ऐसे क्वेश्चन करोगे वो चुप हो जाए। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर मेरे पास भी एक रिपोर्ट आई थी, मतलब पेशेंट ही बोला था कि हमने कैन वाटर लगवाया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, डायबिटीज कम नॉर्मल हो रही है, ऐसे मतलब काफी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है, ऐसे लोग लगा रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। उनसे लॉन्ग टर्म स्टडी लो, लॉन्ग टर्म। मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि हमारी बॉडी एसिडिक है ना, तो वो शॉर्ट टर्म में आपको रिजल्ट आएंगे, 2 4 6 महीने में आने लगेंगे। ठीक है, लेकिन मेटाबॉलिक एसिडोसिस जैसे होता है वैसे मेटाबॉलिक एल्कालोसिस भी होती है। आपकी बॉडी ज्यादा एल्कलाइन हो जाएगी, उसके कारण से भी प्रॉब्लम्स होंगे। तो वाटर का पीएच से ज्यादा रिलेशन नहीं, ज्यादा रिलेशन एक्चुअल में आपके डाइट पे है। डाइट आपका एसिडिक नहीं होना चाहिए ज्यादा, और एसिड और एल्कलाइन का बैलेंस होना चाहिए एक्चुअली, 80% एल्कलाइन 20% एसिडिक। बिकॉज अगर आपकी बॉडी ज्यादा एल्कलाइन हो जाएगी तो भी डिजीज होता है। जो ब्लड टेस्ट में मैंने बताया था आपको कि बाइकार्बोनेट से हम लोग चेक करते हैं और क्लोराइड से हम लोग चेक करते हैं कि बॉडी ज्यादा एल्कलाइन है या एसिडिक है या नहीं है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी होता है ब्लड टेस्ट से। आप और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं मीनू जी उनसे कि हम ब्लड से एसिडिटी एल्कलाइनिटी बॉडी की चेक होती है, आपको पता है कैसे चेक होता है? ओके तो ब्लड के थ्रू हम बता सकते हैं कि आपकी बॉडी एसिडिक है या एल्कलाइन है। ठीक है सर। हाँ, तो बोलो कि उसका कोई रिपोर्ट आपके पास है, स्टडी रिपोर्ट। ठीक है सर, मैं ये पूछती हूँ। हाँ, ये सब पूछे ना, साइंटिफिक बात करिए ना कि कैसे टेस्टिंग होती है ना, और साइंटिफिक कोई बात नहीं करते ना। फिल्टर एक्चुअल में देखिए, फिल्टर की हम बात कर रहे हैं तो नॉर्मल फिल्टर जो होना चाहिए वही होना चाहिए। आरओ भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरओ होने से मिनरल चले जाते हैं। अगर आप आरओ वाटर ले भी रहे हैं, क्योंकि आजकल इंडस्ट्रियल वाटर के कारण प्रॉब्लम है, तो आरओ लेने के बाद आप उनको मिनरलाइज कीजिए, या तो पिंक सॉल्ट 1 पिंच डाल दीजिए, या फिर आप उनको मटके में रखिए। स्ट्रक्चर वाटर के लिए काफी वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं, कॉपर प्लेट डाल के इस टाइप से स्ट्रक्चर करना पड़ता है वाटर को। वो सब तरीके अगर करेंगे तो बेटर है। मैंने अपने घर में वो फिल्टर लगाया था 500 रुपीज का, मैंने अपने क्लिनिक में भी लगाया था, घर में भी लगाया था, फिर मैंने बाद में उसको खोल दिया। ठीक है, क्योंकि ज्यादा एल्कलाइन भी नहीं होना चाहिए। तो सिंपल फिल्टर ठीक है ना? बिल्कुल सिंपल फिल्टर ठीक है, सिंपल फिल्टर अच्छा है। yes, आज के लिए यहीं रखते हैं मीटिंग को हम लोग। यस सर। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट मंडे मिलते हैं हम लोग। फ्राइडे नहीं है? हेलो फ्राइडे तो ब्लड वाला कोर्स है। हेलो हाँ जी बोलो। सर, ब्रेकिंग सोडा का टेस्टिंग एक्सप्लेन कीजिए ना। इसमें क्या है, आपको सुबह सुबह बिना कुछ खाए हुए एम्प्टी स्टमक हाफ कप वाटर में या 1 कप वाटर में हाफ टी स्पून, ठीक है, आपको बेकिंग सोडा डालना है और उसको पानी को पी लेना है। पीने के बाद आपको टाइमर ऑन कर देना है। टाइमर 5 मिनट्स के लिए ऑन करना है और देखना है कि आपको जो बर्फ आता है, छोटा नहीं, पूरी अच्छे से डकार कितने देर में आ रही है। 3 मिनट्स के अंदर अगर आ रही है तो आपका मतलब एसिड ठीक है। 3 मिनट से ज्यादा आया मतलब आपका एसिड सिक्रेशन लो है, और 5 मिनट तक नहीं आया मतलब एसिड बहुत लो है। तो 5 मिनट तक हो गया तो आपको बंद कर देना है। तो ये 3 दिन करना है। ठीक है, उससे समझ में आया कि आपका एसिड सिक्रेशन हाई है या लो है। इसमें से पता चल जाएगा कि हाइपर है हाँ या हाइपो। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट। ओके, फाइनल नाइट। नहीं